नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज मैं आपके सामने आरआरबी से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत फेजेस में और विगत जो भी शिफ्टें हुई हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित मैं प्रश्न लेके आया हूँ आप लोग के सामने। और प्रश्न आप इसको ज़रूर सुने और इम्पॉर्टेंट लगे तो उसको नोट भी करें, क्योंकि आगे जो आगामी जो फेज़ होने हैं और जो टायर 2 भी जो होना है, जो आप लोग टायर 2 देंगे भी, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे टायर 1 के बाद, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं वो रिपीट भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कई शिफ्टें हो चुकी हैं, कई फेजेस होने हैं, हो भी जाएंगे और इतने प्रश्न बन जाएंगे कि अगर आप उन्हीं प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो जो टायर 2 होगा तो सभी के सभी प्रश्न क्या होंगे, रिपीट होंगे। लगभग आप मान के चलें कि 90% जो प्रश्न होंगे वो रिपीटेशन में होगा। और उसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे, तो वो प्रश्न जब दोबारा आएंगे तो आप आसानी से अटेंड कर लेंगे। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जो फेज़ जो टायर 2 होना है उसमें 50 प्रश्न आएंगे। जो आपका टायर 1 चल रहा है उसमें तो 40 हैं जीएस के, वहाँ पर जीएस के 50 प्रश्न होंगे, मतलब वेटेज ज़्यादा होगा। अगर आप वहाँ पर ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि जीएस का जो क्वेश्चन होगा वो कम समय लेता है, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं पता तो उसको छोड़ के आगे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, तो आपका समय कम कंज्यूम करता है। बाकी जो सेक्शन है, जैसे कि रीजनिंग और मैथ की हम लोग बात करें, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अगर आपको समय बचाना है और ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो आपको जीएस पे जो कम से कम इतना, क्योंकि जीएस का सेक्टर जो होता है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बड़ा सेक्टर होता है, हर चीज़ पढ़ना संभव नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी पुराने शिफ्ट हुए हैं उनके प्रश्न तो ज़रूर लगा के जाएं, और आपको उम्मीद रखिए कि प्रश्न जरूर आएंगे, फंसेंगे, रिपीटेशन ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, महात्मा गांधी जी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको ये उपाधि दी थी, महान आत्मा, महात्मा की उपाधि भी दी थी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव भी कहा जाता है। अगर गुरुदेव नाम अगर आता है तो आप समझ जाइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जा रही है। उनको ये उपाधि दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो महात्मा गांधी जी को जो उपाधि महात्मा की मिली वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो गुरुदेव की उपाधि मिली वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेशन होंगे, क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर प्रश्न है आपका, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन में कई रहेंगे। आप जलधाराएं, जब आप क्वेश्चन सुने तो ये देखें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जलधाराओं पे इससे आइडिया लग रहा है कि जलधाराओं पे प्रश्न आ रहे हैं। तो जलधाराएं जो हैं, याद रखिए कि कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो क्वेश्चन जो था आपका, वहाँ पे जो आंसर था वो हम्बोल्ट की जलधारा थी, जो कि गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। और ये दक्षिण प्रशांत सागर में बहने वाली जलधारा है, जो कि ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा जैसे कि क्यूरेशियो की जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। एल नीनो, ठीक है, एल नीनो जो कि मौसम को प्रभावित करती है, मानसून को प्रभावित करती है, एल नीनो, वो जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है। तो हम्बोल्ट की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। और भी ठंडी जलधाराएं हैं, जैसे कि लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। ओएशियो की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। पश्चिमी पवन जो धारा है वो ठंडी जलधारा है। कैनारी की, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो धाराएं, जो जलधाराएं चल रही हैं उनको जरूर पढ़ें आप लोग, उससे प्रश्न आ रहे हैं कौन ठंडी जलधारा है और कौन गर्म जलधारा है, एटलीस्ट इतना पढ़ें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे प्रथम भारतीय, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था, याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्रोत से, एक सोर्स है
एक मतलब बिंदु है कहीं से, तो वो सोर्स है। एक ही स्रोत से आ रही अलग अलग छवियों को देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो फिजिक्स से प्रश्न है ये। तो वो उस उपकरण का नाम क्या है जो एक ही स्रोत से दो अलग अलग छवियाँ, दो अलग अलग इमेजेस आ रही हों और उसको देख पाना हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। उस प्रणाली का नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी, स्टीरियोस्कोपी बोलेंगे इसको। तो याद रखेंगे, स्टीरियो का मतलब ही होता है दो चीज़ें, स्टीरियोस्कोपी। तो स्कोपी हम कह रहे हैं, और स्टीरियो का मतलब ही होता है डबल पर्सनालिटी का। अगर स्टीरियो टाइप पर्सनालिटी है किसी की, तो उसकी समझ लीजिए क्या कहते हैं, उसकी डबल पर्सनालिटी है उसकी। तो स्टीरियोस्कोपी का मतलब ही हो गया कि हम दो इमेजेस देख सकते हैं। इससे आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो अवीक सरकार, अवीक सरकार नाम है उनका। तो अवीक सरकार जो है पीटीआई के चेयरमैन हैं। तो अवीक सरकार, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनको जो देख के जाएं। फिर है, पानी के शुद्धिकरण में किसकी सहायता ली जाती है? क्या सहायक होता है पानी शुद्धिकरण में? तो बहुत सी गैसें वगैरह दे रखी थी, बहुत से यौगिक दे रखे थे, तो उसमें फिटकरी जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन जो आपका आंसर है वो फिटकरी है। फिटकरी के माध्यम से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, संगठन से क्वेश्चन आया था। तो संगठन से जो क्वेश्चन आया है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिडो। यूनिडो यानी UNIDO। तो यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिडो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, याद रखेंगे। तो यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। सबसे अलग जो था मुख्यालय यही था जो किसी अलग देश में अलग कैपिटल में स्थित है। तो यूनिडो याद रखिएगा। जो क्वेश्चन जो आए थे उसमें जितने भी मुख्यालय और जो ऑप्शन थे उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी थी उसके मुख्यालय जो थे जिनेवा में थे। जो तीन ऑप्शन थे बचे हुए यूनिडो के अलावा, उसके मुख्यालय जिनेवा में थे। यूनिडो ही एकमात्र ऐसा मुख्यालय था जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि ILO की बात करें तो उसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जो तीन ऑप्शन थे वो बिल्कुल सेम थे, और जो चौथा ऑप्शन जो यूनिडो था यही आंसर था आपका जो बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम था? तो रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, किया जा रहा था। उसी के जब विरोध किया जा रहा था उसी समय निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। तो याद रखिएगा। तो रोलैक्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, एक सभा की जा रही थी जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, तो सन भी याद रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलवा दी थी, इसी को इसका नाम पड़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो कि रोलैक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे जो लोग, उन्हीं के ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 की बात की जा रही है, सन याद रखेंगे। 1875 में इंडिया लीग, इंडियन लीग नहीं है, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में की गई थी, और की थी इसको शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की थी। एक और प्रश्न बनता है, 1928 में भी एक इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। 1928 की बात करेंगे तो BK कृष्णा मेनन ने इसकी स्थापना की थी। तो एक तो आपका 1875 का इंडिया लीग है जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। दूसरा जो है 1928 में की गई थी, बहुत बाद में, VK कृष्ण मेनन ने की थी, इसको याद रखिएगा। और एक है होम रूल फॉर इंडिया लीग, जो कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, इतनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है कि WTO किस प्रकार की प्रणाली को अपनाता है? तो WTO ऑप्शन में जो दे रखे थे कि दो पक्षीय, त्रिपक्षीय है, इस तरह से करके
किस प्रकार के व्यापारिक समझौते को या व्यापारिक प्रणाली को अपनाता है? तो बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली को अपनाता है। जो उसको रेगुलेट करता है वो बहुपक्षीय प्रणाली को रेगुलेट करने का काम करता है WTO। ठीक है, तो याद रखेंगे WTO जो कभी था 1948 में जिसकी स्थापना हुई थी, गैट के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, GATT। बाद में 1995 में इसका नाम बदल कर WTO रख दिया गया और WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, मतलब परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है। उसमें परमाणु ऊर्जा का जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मंत्रालय यानी एक तरह से कह रहे हैं ये मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मंत्रालय भी याद रखेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है पहला नंबर तो, और ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ऑप्शन जो था नरेंद्र मोदी था, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका है एटॉमिक एनर्जी जो है वो किसके अंदर इसके अंतर्गत आ रहा है? तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आ रहा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडमान निकोबार का राज्य पंछी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का जो राज्य पंछी है उसका नाम है अंडमान वुड पेंगुइन। तो वुड पेंगुइन नाम है, वुड WOOD वुड पेंगुइन जो है ये नाम है अंडमान वुड पेंगुइन जो है ये वहाँ का राज्य पंछी है अंडमान का, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए? जो विभाजन हुआ था वो एक साथ आ गए थे। तो 1916 में आया था दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो थे अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, उस समय ये हुआ था। और उसी समय मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था कांग्रेस का, ये भी याद रखिएगा, उसी समय हुआ था। और जो गरम दल और नरम दल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गरम दल नरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। 1907 में तो 1916 में मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुड्डुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मुड्डुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। तो मुड्डुमलाई याद रखिएगा, मुड्डुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। फोर्ट्रान क्या है? पहला नंबर तो फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रान क्या है तो ये तो बता लेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज है और पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखेंगे इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भरतनाट्यम डांसर कौन है? जो जिन्हें पहला पद्म अवार्ड मिला था, पद्म अवार्ड, जो कि भरतनाट्यम डांसर रही हैं, वो कौन है? तो नाम याद रखिएगा, उनका है रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, कई और ऑप्शन भी थे उसके अंदर, तो उसमें जो आपका आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि प्रथम पद्म अवार्ड विजेता रही हैं भरतनाट्यम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको ये आइडिया लग रहा है कि आपको ये याद रखना है कि कौन से पहले व्यक्ति हैं जिसको पद्म अवार्ड मिला है या पद्म विभूषण मिला है या भारत रत्न मिला है। ठीक है। कौन कौन से कलाकार ऐसे हैं जो भरतनाट्यम से जुड़े हैं, कुचिपुड़ी से जुड़ी हैं, कथक से जुड़े हैं। ठीक है, इस तरह से भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, इनका नाम भी याद रखें। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो उसका नाम था स्वजल धारा योजना। तो स्वजल धारा, जल लिखा है, जल धारा योजना, तो आप जान जाएंगे कि 2002 में इसको लाया गया था। तो सबसे नंबर तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हंसाने वाली गैस, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड नाम है, हंसाने वाली गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित होने वाला पहला युद्धपोत, उसका नाम क्या है? पहला युद्धपोत जो स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया हो तो उसका नाम है INS गोदावरी। तो याद रखिएगा INS गोदावरी है। और पहला भारत के अंदर बना विमान वाहक जहाज़ जो है वो INS विक्रांत है। तो दोनों याद रखिएगा, पहला विमान वाहक जो युद्धपोत है, जो पानी में चलता है, जो जहाज़, बड़े बड़े शिप्स जो चलते हैं जो कि नेवी में शामिल होते हैं, तो INS विक्रांत जो कि जिसके ऊपर विमान खड़े होते हैं, लड़ाकू विमान, ठीक है, वो खड़े होते हैं, वो तो आपका
विक्रांत है, लेकिन पहला युद्धपोत के रूप में जो पहला बना था वो था INS गोदावरी, वह देखेंगे। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर ली। ये बहुत ही कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। टिम बर्नर ली जो है WWW के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है मतलब कि किस, उसका स्रोत क्या है? बहुत चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ते हैं, जल से उत्पन्न ऊर्जा पढ़ते हैं, तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी पढ़ते हैं। तो कौन सी एनर्जी का सबसे ज़्यादा किस स्रोत से एनर्जी उत्पन्न की जा रही है? तो वह है थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा। तो इम्पॉर्टेंट है, लगभग 53.4%, 53% ऊर्जा जो है तापीय ऊर्जा ही है, थर्मल एनर्जी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो दांडी जो है 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो नाम है स्ट्रम्बोली, जो कि इटली में है। इटली के सिसिली द्वीप के लिपारी द्वीप पे स्थिति है इसकी, वहाँ पर आपका स्ट्रम्बोली है। कौन सा कर यानी टैक्स राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो कई टैक्सेस दे रखे थे ऑप्शन में, उसमें से एक है लिकर टैक्स यानी शराब कर। जो शराब कर है वो राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। इसके अलावा जो लगाते हैं तो वो भी याद रखिएगा, जो टैक्सेस कौन कौन से जो सरकारें लगाती हैं, जो केंद्र सरकारें लगाती हैं और राज्य सरकारें जो लगाती हैं, वो भी याद करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सितार वादक नहीं है? तो कौन सितार वादक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें जो आपका सही आंसर था वो थे पंडित शिव कुमार एस शर्मा। तो पंडित शिव कुमार एस शर्मा जो थे वो सितार वादक नहीं हैं। इसके अलावा सितार वादक कौन कौन है उनका नाम जरूर याद रखें, आप लोग उसको देख लें। पंडित रविशंकर जो रहे हैं वो सितार वादक रहे हैं, विलायत खां जो रहे हैं सितार वादक रहे हैं, साजिद परवेज, बुद्धदित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, ये सभी क्या हैं? सितार वादक रहे हैं। इसमें से 2 नाम जरूर याद रखें, एक है पंडित रविशंकर और विलायत खां, दोनों ही सितार वादक रहे हैं। तो ये दोनों नाम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है? तो ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें जो आपका आंसर था तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग याद करें कि कौन कौन से स्थान हैं जो किस किस स्टेट में पाए जाते हैं जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आलमगीर की बात करें तो वो कहाँ है? मेरठ यानी यूपी में। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, सुरकोटदा गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, कोटदीजी पाकिस्तान में, रोपड़ जो है पंजाब में है, चंदूदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो कम से कम इनके नाम याद रखें। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो नाम याद रखें कौन से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए स्थान हैं और वो स्थान कौन से हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, वो उनके नाम जरूर याद रखें और उसका प्लेस जो याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटू पर्वत की ऊंचाई पूछी गई थी। तो केटू पर्वत जो है उसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर इसकी हाइट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो महान लोबिस मॉडल पे थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो गाडगिल योजना पे आधारित थी। तो ये कम से कम याद करके जाए, पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए प्रश्न आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, PSLV XL C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया GSAT-12। तो GSAT-12 पूछा गया दोस्तों, GSAT जो 12 प्रक्षेपित किया गया था इसका संबंध किससे है? तो ये किस प्रकार का उपग्रह है, किस प्रकार की सुविधा के लिए इसको भेजा गया था? तो संचार उपग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपके मौसम भी था, मतलब मौसम से जुड़ा हुआ या मानसून से जुड़ी हुई जानकारियाँ देगा, ऐसा भी ऑप्शन में था। लेकिन GSAT-12 जो था वो संचार उपग्रह रहा है, ना कि मौसम उपग्रह। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
यूरोप में बच्चों और परिवारों को मूव करने पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, या देखेंगे यूरोप में ब्लू डॉट हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है। तो ब्लू डॉट हब मिशन किसके लिए है? बच्चों परिवारों के लिए है, ठीक है ना। तो ये है, तो याद रखिएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ब्लू डॉट हब मिशन किससे जुड़ा है। तो याद रखिएगा ये मुख्य रूप से यूरोप में चलाया गया था ब्लू डॉट हब मिशन। तो ये चलाया किसने है? ये यूनिसेफ और UNHCR ने चलाया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें यूनिसेफ है जो चाइल्ड के लिए मुख्य रूप से काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, और UNHCR जो कि आपके मानवाधिकार की एक संस्था है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है उनके चाहे। तो ये जो शरणार्थी थे, जो भूख से मतलब परेशान थे, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए ये चलाया गया था ब्लू डॉट हब मिशन। क्या देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा भारत का बायोस्फीयर यूनेस्को मैप में सम्मिलित नहीं है? तो जिसको मैप में शामिल नहीं किया गया है, मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर नाम रखा गया है इसका। 12 बायोस्फीयर हैं, उसमें से एक ऑप्शन दिया गया था जो कि शामिल नहीं है, उसका नाम है नल्ला मल्ला। तो नल्ला मल्ला जो है ये शामिल नहीं है। उसके अलावा जो था पंचमढ़ी और नीलगिरी जो था वो शामिल था, अगस्त मलाय भी शामिल है, लेकिन नल्ला मल्ला शामिल नहीं है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि आप लोग को याद रखने हैं यहाँ पर। फिर याद रखें कौन सा अधिनियम पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को याद रखना है। तो उस ऑप्शन में एक दे रखा था आपका बीमा से संबंधित एक बिल दिया हुआ था, एक अधिनियम दिया हुआ था, वो नहीं था। बाकी पर्यावरण से जुड़े हुए कई बिल हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1986 का है, एक फॉरेस्ट एक्ट है जो कि 80 का है, एक वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि 72 का है, एक वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, मतलब वाटर को बचाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए, जो कि 1974 का है, एक है एयर प्रिवेंशन एक्ट है जो एयर को प्रदूषित होने से बचाना, 1981 का है। तो इतने हैं। तो आप अगर आपको याद था कि कौन कौन से एनवायरनमेंट से जुड़े हुए अधिनियम है तो आप आसानी से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोक्ता यानी यूज़र की बात कर रहे हैं। उपयोक्ता यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मध्यस्थता कौन स्थापित करता है? तो वो है, आपके ऑप्शन कई थे उसके अंदर, उसमें था एक ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल आप लोग मोबाइल में भी होता है। एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं आप, वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। और कंप्यूटर जब आप लोग डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ठीक है। तो जैसे विंडो 7 आप डालते हैं, विंडो 98 हो गया, विस्टा हो गया, विंडो ब्लैक हो गया, तो इसे जो डालते हैं आप लोग, यूनिक्स लाइनक्स जो डालते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़र यानी उपयोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मध्यस्थता स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर है? इसकी प्लेस पूछी गई। INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस ये कहाँ पर है? तो पोरबंदर यानी गुजरात में इसकी स्थिति है। याद रखेंगे इसको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना का वित्तीय पावर का विस्तार किया है? तो गृह मंत्रालय ने किस सेना का, वो बहुत सी सेना पर पढ़ते हैं, एयरफोर्स पढ़ते हैं, तो एयरफोर्स आपका आंसर है। तो एयरफोर्स जो है, नेवी भी ऑप्शन में था तो नेवी नहीं है, एयरफोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गृह मंत्रालय ने वित्तीय पावर का विस्तार किया है किसके? एयरफोर्स के लिए। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश और जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता आर्टिफिशियल लीफ विकसित किया है? तो सूर्य के प्रकाश और जल से ईंधन उत्पन्न करेंगे किसके माध्यम से? एक आर्टिफिशियल लीफ बनाया गया है, पत्ता बनाया गया है, तो वो विकसित किया है किसने? CSIR ने, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसको बनाया है। तो याद रखेंगे, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक पतला सा बहुत ही आर्टिफिशियल लीफ
बनाया गया है जिससे हम लोग सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ईंधन और जल के माध्यम से ईंधन उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रश्न थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आपने इसको ध्यान से एक बार सुना भी है तो अगर कभी भी रिपीट होता है ये किसी फेज़ में, किसी शिफ्ट में रेलवे के, तो आप अगर सुन लिए, एक बार भी सुने हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।